तो देखो ये श्लोक लिखा हुआ है, नातु केवलम गुण प्रभावात एवं द्रव्याणि कारमुकानि भवन्ति। ये बोल रहा है कि द्रव्य जो है केवल केवल गुण के प्रभाव से ही काम नहीं करता। ठीक है, आगे लिखा है कि द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावात तस्मिन् अस्मिन् काले तद अधिकरण माशाताच युक्ति अर्थम तत् अभिप्रेत्यम। ठीक है, कि जो द्रव्य है केवल गुण के प्रभाव से काम नहीं करता, उसके अलावा ये द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से या दोनों के प्रभाव से भी काम करता है। ठीक है, तो इस लाइन का इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, बस ध्यान रखना आपको इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा है कि तस्मिन काले तद अधिकरणम ताच युक्ति अर्थम तत् अभिप्रेत्यम तत् कुर्वन्ति। ठीक है, और उसका जो काम करने का तरीका है भिन्न भिन्न अधिकरण को प्राप्त करता है और प्रयोजन के अनुसार जो कार्य करता है। अब इसमें कुछ डेफिनेशन दे रखी है आगे, उन डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखा तम अभिप्रेत्यम यत् कुर्वन्ति ततम। ठीक है, आगे लिखा है कर्म, ये कर्म की डेफिनेशन है। येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण, यदा कुर्वन्ति स कालम, यथा कुर्वन्ति स उपाय, और साधयन्ति तत्फलम। ये डेफिनेशन है और उन डेफिनेशनों को आपको याद रखना है, ये पूछी जाती है। ठीक है, पहले डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई द्रव्य है वो अभिप्रेत्य मतलब जिस प्रयोजन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, अभिप्रेत्य प्रयोजन के साथ जो काम कर रहा है उसे हम कर्म कहेंगे। ठीक है, पहली डेफिनेशन को आपको इसको याद रखना है। अगली डेफिनेशन है येन कुर्वन्ति तद वीर्यम। येन का मतलब होता है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो जिसके द्वारा कुर्वन्ति मतलब कार्य किया जा रहा है। तो द्रव्य में जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो वीर्य कहलाएगा। ठीक है, तो द्रव्य में जो कार्य किया जाता है वो वीर्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए औसत द्रव्य जो होते हैं वीर्य प्रधान होते हैं। ठीक है, तो येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, तो येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, ये ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट लाइन आती है। और यत्र कुर्वन्ति, यत्र मतलब यहाँ, तो जहाँ ये काम किया जाता है, तो जहाँ काम किया जाता है वो एक कोई स्थान होगा, और स्थान को क्या बोलते हैं, अधिकरण बोलते हैं। तो यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण। ठीक है, यदा कुर्वन्ति स काल है। ठीक है, यदा का मतलब क्या है, जैसे अपने श्लोक बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब, तो जब किया जाता है, जब जब काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उस टाइम को क्या बोलेंगे, काल बोलेंगे। ठीक है, तो यदा कुर्वन्ति स कालम, जब किया जा रहा है काम उसको काल बोलेंगे। ठीक है, अब यथा कुर्वन्ति स उपाय, तो यथा का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन बोलते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा राजा मतलब जैसा कर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा कर्म करेंगे वैसा अपने को, जिस तरीका से अपन काम का कोई वो बनाएंगे, अपन काम करने का तरीका वो बनाएंगे, आपकी एक योजना बनाएंगे, उस योजना को टोटल मिला के क्या बोलेंगे कि ये काम करने का उसका तरीका, ये काम करने का एक उपाय उसने ढूंढा है। तो यथा कुर्वन्ति स उपाय, जैसे काम करते हैं उसे उपाय बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट में लिखा है यत् साधयन्ति तत्फलम। ठीक है, अब उससे जो साधित होता है अपने को, जिस उससे जो परिणाम स्वरूप जो निकलता है वो आपको क्या कहलाता है, फल कहलाता है। तो यत् साधयन्ति तत्फलम। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनको आपको याद करें। अब देखो द्रव्यों के रसानुसार भेद बताए हुए हैं। तो भेदश्च येषां त्रिषष्टि विदम विकल्पो। ठीक है, तो इनको अगर रसों को आपस में मिलाए जाएंगे, द्रव्यों के अनुसार रसों के अनुसार इनके भेद किए जाएंगे, तो इनके 63 भेद बताए हुए। ठीक है, और वो भेद कैसे हुए थे, द्रव्य देश काल प्रभाव, इनके अकॉर्डिंग इनके 63 प्रकार के भेद बताए हुए। ठीक है, तो जैसे देख मान लो ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, पहला सबसे पहले द्रव्य के अनुसार उसके भेद कैसे होते हैं।
तो द्रव्य के अनुसार जो द्रव्य है उसके अकॉर्डिंग उसकी गुण जो चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य है सौम्य हो सकता है, ठीक है, या आग्नेय भी हो सकता है। देश के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाता है उसका प्रभाव। तो अगर कोई जो ड्रग है कहीं एक प्रदेश में है और उसके गुण दूसरे होंगे, वही ड्रग दूसरे प्रदेश में अगर कोई आ रही है तो उसके गुण चेंज हो जाते हैं। जैसे एक आम एक जगह मीठा होता है, दूसरे स्थान पर वही आम अम्ल प्रभाव का हो सकता है या अम्ल रस का हो सकता है, ठीक है। इस तरह से द्रव्य के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार, प्रभाव के अनुसार, इनके अनुसार ये रसों के अनुसार द्रव्य का जो भेद है वो 63 प्रकार के बताए हुए। अब ये जो बताए हैं यहाँ पे रसों को मिला मिला के बताया हुआ है कि एक रस, दो रस, तीन रस ऐसे मिलाया हुआ है। तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो रस 6 हैं हमारे पास और इन 6 रसों में आपके दो दो रसों का योग किया जाएगा, दो दो रसों को मिलाया जाएगा, तो आपके जो टोटल जो नंबर आएंगे मिलाने पर रसों के 15 टाइप आ जाएंगे दो दो को मिलाने पर। जैसे मधुर अम्ल, लवण कटु, तिक्त कटु, ऐसे मिलाओगे तो 15 ग्रुप बन जाएंगे उसके दो दो के, ठीक है। अगर तीन तीन को मिलाओगे तो आपको 20 बन जाएंगे। लिख लेना है इसको, ठीक है, ये लिख लेना है इसको। अगर चार चार को मिलाओगे तो आपके पास 15 फिर ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। अब पाँच पाँच को मिलाओगे तो आपके पास ग्रुप बनेंगे केवल 6। अगर 6 का ग्रुप बनाओगे तो आपके पास एक ही ग्रुप बनेगा। 6 को सबको मिला दिया तो 6 रस युक्त मिलेगा, एक बनेगा, ठीक है। और अगर एक एक को सिंगल रखा जाए तो आपके पास 6 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर इनको मिलाएंगे आप तो आपके पास 63 संयोग हो जाए, ठीक है। तो अगर एक एक को हटा दिया जाए, ठीक है, तो एक को तो किसी में किसी के साथ मिलाया नहीं, एक तो सिंगल है। अगर इसको हटा दिया जाए तो आपके पास टोटल संख्या आती है 57, ठीक है। परंतु इनको अगर शामिल कर लिया जाए एक एक को सिंगल सिंगल को तो आएंगे आपके पास संख्या 63। तो ये याद रखना, अगर केवल संयोग की बात करेगा तो 57 आंसर जाएगा, और अगर सभी को मिला के बात करेगा तो 63 आंसर जाएगा, ठीक है। तो अगर 63 ऑप्शन में नहीं है तो 57 है, तो वो आंसर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रसों का संयोगी है। जो मैंने अभी बात बताई थी वो यहाँ लिखी हुई है। त्रिषष्टि स्याद संख्येगा रसात अनुकल्पना, ठीक है, ये अनुकल्पना है। ये देखो संयोग जो होते हैं, संयोग जो बताएं सप्त पंचाशत मतलब 57, संयोग 57 है, और टोटल कल्पना आपकी त्रिषष्टिदा मतलब 63 है। ये बात ध्यान रखना, इसका निशान लगा लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखा कि किंचित एको रसा कल्प संयुक्तस्य रसा कंचित दोष औस दोष औषध आदि नाम संचितम विसर्जम सिद्धि इच्छता। ये बोल रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सिद्धि की इच्छा रखने वाले वैद्य को अगर दोष और औषध की पूर्ण रूप से विचार कर एक रस की कहीं संयुक्त रस की कल्पना करें। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो आप किसी चीज़ को चिकित्सा कर रहे हैं किसी रोग की, तो आपको दोष और औषध देनी है, ठीक है। तो दोष और औसत को ध्यान में रखते हुए आपको चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, कि आपस में कौन से दोष मिले हुए हैं, कौन से रस वाले औसत को आपको मिलाना चाहिए, ठीक है। तो इससे आगे वाले जो श्लोक है उसमें
ये बताया हुआ है कि इसके माध्यम से कि अगर मान लो जो जो रस आपस में मिलाएंगे तो वो रस जो है हमें चाहिए, तो उनके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो नीचे देखो इसमें विमर्श में लिखा हुआ है, अगर मान लो आपको षड रस वाली कोई चीज़ चाहिए तो एण का रस, एणम षड रसम कृष्णो, काला जो एण होता है उसमें 6 रस युक्त होता है उसका मांस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को याद रखना। तो षड रस वाली चीज़ जो है वो काला एंड जो बताया उसका उसके मांस जो होता है वो 6 रस युक्त होता है। उसके अलावा 6 रस आपको याद रख लो, मैं बता रहा हूँ इसमें पारद में भी 6 रस होते हैं। ठीक है, पारद जो होता है रस शास्त्र में जो पढ़ते हैं हम उसमें भी 6 रस होते हैं। बैक्रांत जो है उसमें भी 6 रस होते हैं। ठीक है, और वज्र जो है उसमें भी 6 रस बताए हुए हैं। ठीक है, तो रस शास्त्र की 3 चीज़ें हैं जिनमें 6 रस बताए हुए हैं, ध्यान रखना। और भी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने, परंतु अभी इनको याद रख लो आप। वज्र, पारद और बैक्रांत, और ये कृष्ण एण, कृष्ण एण का मांस जो है वो भी 6 रस युक्त होता है। 5 रस वाली बहुत चीज़ें पढ़ोगे, परंतु सबसे अच्छा एग्जाम्पल पंचरसा अभिया। ठीक है, अभिया मतलब हरित की, हरित की में 5 रस होते हैं। ठीक है, तब लवण रस को छोड़ के। ठीक है, मदम पंचरसम, मद में भी 5 रस बताए हुए हैं। ठीक है, इसमें अमल रस नहीं होता। मद में सॉरी अमल रस तो होता है पर लवण रस नहीं होता है इसमें। ठीक है, यतम तिलम, ये आम के लिए बोला है। ठीक है, तिल और आम में भी 4 रस होते हैं। ठीक है, एरंड तेलम त्रिरसम, एरंड का जो तेल है उसमें 3 रस होते हैं। ठीक है, मार्कशिक्स जो है उसमें 2 रस होते हैं। और बाकी आके एग्जाम्पल खूब सारे आप पढ़ोगे इनके तो। ठीक है, घृतम 1 रसम स्वादु रसम, तो ये कोई खास बात। अब नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्तम शुष्कस्य आदौ च रसो द्रवस्य लक्ष्यते, विपर्येण अनुरसो रसो नास्तिम सप्तम। ठीक है, अगर कोई द्रव्य है और वो अपनी शुष्क अवस्था में, ठीक है, शुष्क अवस्था मतलब ड्राई हो गया है, तो व्यक्त उसका जो व्यक्त होगा रस। ठीक है, तो आपको 2 कंडीशन है। अगर सबसे पहले आदि अवस्था है मतलब आपने जीभ पर रखा और आपको जो रस फील होगा, ठीक है, वो कंडीशन है। और एक थोड़ी देर बाद जो आपको रस फील होगा। ठीक है, तो जो तुरंत फील होता है, ठीक है, और एक बाद में फील होता है, तो उसके संदर्भ में बोल रहा है कि एक तो उसका अनुरस है और एक मेन रस है। तो शुष्क अवस्था में जो फील होगा आपको वो उसका मेन रस होगा, परंतु जो आदि अवस्था में शुरू में स्टार्टिंग में फील होता है वो आपका अनुरस होगा। ठीक है, व्यक्तम शुष्कस्व आदौ च रसो द्रवस्य लक्ष्यते, वो रस कहलाएगा व्यक्त शुष्क अवस्था में आदि में आपको फील हो रहा है जो। अगर आद्रावस्था में जो पहले फील हो रहा है वो आपका अनुरस कहलाएगा। तो अनुरस और रस की डेफिनेशन आपको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आया आपका गुण प्रकरण। तो हम गुण प्रकरण वैसे हैं सूत्र स्थान के पहले अध्याय में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ये गुण 41 बताए हुए हैं, उनमें से एक जो प्रकार था, 4 प्रकार के गुण बताए थे, उसमें एक गुण था पराधि गुण। उन पराधि गुण के बारे में यहाँ बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें लिखा है परा अपरत्वे युक्ति संख्या संयोग एव च विभागस्य पृथकत्व च परिणाम थापि च परिणाम तापी है संस्कारो अभ्यास इत्यते गुणा गेया पराधया। ठीक है, तो 20 जो पराधी गुण जो हैं आपके वो 10 ये याद तो रखने हैं आपको। साथ साथ में इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, सिद्धि उपाय चिकित्साया लक्षणेश तेन प्रचमेय। ये सिद्धि सिद्धि प्राप्त, चिकित्सा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि इनको अपन चिकित्सकीय गुण भी बोल सकते हैं, इनके आधार पर ही चिकित्सा की जाती है। ठीक है, और जो गुणवादी गुण है उनके आधार पर भी चिकित्सा की जाती है। तो गुणवादी गुण को मैन आपको चिकित्सीय गुण माना जाता है, परंतु चिकित्सा की सिद्धि में ये भी काम आते हैं। तो देखो कैसे है इनमें, एक पहला पर है, अपर है। ठीक है, इनको आगे यूज कैसे करना है उसके बारे में बताया कि परत अपरत तथा युक्ति के लक्षण। तो देश काल वयोमान पाक वीर रसादिशु परा अपरत्वे। तो परत और अपरत का व्यवहार कैसा है कि मतलब एक किस चीज़ के लिए अच्छा है दूसरा उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे एक प्रधान है
एक अप्रधान है। तो प्रधान होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, पर। पर मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अपर मतलब जो अप्रधान है वो अश्रेष्ठ है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल आपको पढ़ाए थे 25वें चैप्टर में, ये हितकारी है, अहितकारी है, तो वो हम वहाँ पे अपन पर और अपर का सिद्धांत लगा के उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर अपन पर अपरत्व को देख सकते हैं, किस देश में कौन सी औषधि या किस में किस वीर्य का पाक का इनका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा है युक्ति योजना या तो योजित, ठीक है। तो योजना बनाना, ठीक है, युक्ति की योजना बनाना, योजना बनाने से क्या होगा, आपका काम सफल हो पाएगा, ठीक है, उसको युक्ति बोलेंगे। संख्या स्याद गणितम, तो संख्या जो होती है वो क्या है, एक तरीका का गणित है, ठीक है। गणित मतलब गणना करने योग्य जो होगी, ठीक है। योगम सहयोग युक्त थे, संयोग उचित है, जिनका अपन जोड़ कर सकते हैं उनको योग बोलेंगे, ठीक है, जिनको अपन जोड़ा जा सके, संयोग किया जा सकते हैं उसका। अब देखो, द्रव्याणाम द्वंद्व सर्व एक कर्मज अनित्यम एवच, ठीक है। इनके तीन प्रकार बताए हुए हैं। अब जो योग है, द्वंद्व कर्मज दोनों को मिला के, सभी को मिला के, या एक सिंगल सिंगल रखे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसके तीन प्रकार बताए हुए हैं संयोग के। संयोग के तीन प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विभागस्तु विभक्ति, विभाग करना या विभक्त करना विभाग है आपका, ठीक है। और वियोग इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अलग करना वियोगम। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इतनी इजीली आप निकाल दोगे। जो एग्जाम्पल के लिए हिसाब से जो है मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी, ठीक है। तो विभाग जो है ना, विभागस्तु विभक्ति वियोगो भाग, ये इसके विभाग बोलो, वियोग बोलो, ठीक है, विभक्ति बोलो, ये अर्थ का मीनिंग इनका सबका सेम ही है, ठीक है। पृथकत्व मतलब अलग करना, ये भी वही बात हो गई, ठीक है। स्याद संयोगो वैलक्षणम अनेकता, ठीक है। तो इनका मतलब सब लगभग 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 सब चीज़ों का इनका एक ही है। ये जो इनके प्रकार दे रखे हैं, पृथकत्व, वियोग, ठीक है, ये इनके पर्याय के रूप में इनका नाम दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है विभाग के तीन प्रकार। तो विभाग को तीन भागों में फिर दोबारा से बांटा हुआ, जैसे अभी आगे बांटा हुआ था, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। परिमाणम पुनर्मानम, परि परिमाणम मतलब जिसको नापना है, ठीक है, जिसका अनुमान लगाना है उसको परिमाण बोलेंगे, ठीक है। संस्कार करना मतलब ये इंपॉर्टेंट है, संस्कार वाली डेफिनेशन आपको याद करनी है। अगर किसी का करण करना है आपको, उसको परिवर्तित करना है उसको गुणों को, तो संस्कार करना पड़ता है। तो ये संस्कार क्या है, कर्णम मतम, परिवर्तन करने की एक, जो गुणों को परिवर्तन करना है किसी को, तो संस्कार बोलेंगे उसे, ठीक है। और ये कैसे आता है संस्कार करना, तो देखो इसमें शीलनम सतत क्रिया, शीलन और सतत क्रिया मतलब उस काम को करना है और सतत रूप से करना है, ये दो प्रकार के अभ्यास हैं एक तरीका से, ठीक है। ऐसा करने से आपको उसके गुणों में चयन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो गुणा गुणा आश्रया ना उक्ता तस्माद रस गुणान विषकम, ठीक है। तो ये बोला कि गुण गुण के आश्रयभूत नहीं होते। तो गुण किस में रहते हैं, गुण तो द्रव्य में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि जो द्रव्य के हम जो बता रहे हैं गुण, वो द्रव्य के गुण होते हैं, डायरेक्ट खुद के गुण नहीं होते कभी। तो गुणा गुणा आश्रया नाकते तस्माद रस गुणान विषकम विद्या द्रव्य गुणवान कर्तु अभिप्राय पृथक विदा। तो ये जो गुण बताए हमने किसके बताए, रस के, और रस किस में होता है, वो द्रव्य में होता है।
अब देखो रस प्रकरण, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। बोला कि सौम्यम खलु आपो अंतरिक्ष प्रवाह प्रकृति सीता। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि जब अंतरिक्ष का जो जल आता है, आपो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जल आता है वो सौम्य होता है। ठीक है, प्रकृतिस्थ मतलब अपनी प्राकृतिक अवस्था में जब होता है वो तो सौम्य होता है, सौम्य होता है तो इसलिए शीत होता है। ठीक है, और आगे लिखा है कि लघु से अव्यक्त रसम, लघु होता है और अव्यक्त रस वाला होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तत्व अंतरिक्षम अदृश्यमानम वृष्टम से पंच महाभूत गुणम समन्विता। जब वो पृथ्वी के संपर्क में आके पांच महाभूत से मिलता है, पंच महाभूतों से मिलता है, तो स्थावर जांगम औषधियों के रूप में, ठीक है, उसमें और रस मिल जाते हैं। ठीक है, जब वो पांच महाभूतों से मिल जाता है तो उसमें और रस मिल जाते हैं आपस में। वो रसों का संपर्क, पंच महाभूतों का संपर्क कैसे होता है और किस रस से, किस महाभूतों से कौन सा रस बनता है, क्योंकि उसमें पहले तो अव्यक्त था रस। ठीक है, यहाँ अव्यक्त लिखा हुआ, तो महाभूतों से मिलकर उसमें छह रसों की उत्पत्ति होती है। वो जो छह रसों की उत्पत्ति है वो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, वो यहाँ भी लिखी हुई है। देखो, मधुर में जल और पृथ्वी होती है। ठीक है, अमल में पृथ्वी और अग्नि होती है। ये पीछे जो लिखे हैं इनको कुछ याद मत करो, आगे पीछे वालों को इनको, ठीक है, जो मैं निशान लगा रहा हूँ उन पर ध्यान रखना। लवण जो है जल और अग्नि है। ठीक है, कटु जो है वायु और अग्नि है। तिक्त है वायु और आकाश है। और कसाय जो है वायु और पृथ्वी है। ठीक है, याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। इन तीनों में देखो वायु कॉमन है, तो पहले वायु को इधर लिख लेना। ठीक है, और इन तीनों में अग्नि कॉमन है, तो इन तीनों को पहले लिख लेना। बचा आपके पास एक जिसको आपको याद करना, जल और पृथ्वी आपको याद करना है। ठीक है, लवण हमेशा जल में जाने के बाद घुल जाता है, इसका मतलब लवण और जल एक ही चीज़ है, इसलिए जल इसके साथ आएगा और अमल के साथ पृथ्वी आएगी। तिक्त और कसाय को याद करने का तरीका, आकाश ऊपर होता है इसलिए हमेशा तिक्त के साथ आकाश आएगा, पृथ्वी नीचे होती है तो कसाय के साथ पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे देखो, तत्रम अग्नि मारुत आत्मका रसा प्राणजय ऊर्ध्वजा। अगर जिन रस में या जिन द्रव्यों में अग्नि महाभूत और वायु महाभूत होंगे वो ऊपर की तरफ गमन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लघु होते हैं और लघु द्रव्य ऊपर की तरफ गमन करता है। ठीक है, दूसरा बात बोल रहा है कि पृथ्वी अगर होगी उसमें तो गुरुत्व भाव होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा है सलिलम पृथ्वी, जल और पृथ्वी अगर है पंचमहाभूत के रूप में तो वो अधोगमन करेंगे, अधोभाग प्राण से अधोभाग। क्यों करेंगे? क्योंकि पृथ्वी गुरु होने की वजह से नीचे की तरफ गमन करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर महाभूत अग्नि और वायु हैं तो ऊर्ध्व की तरफ गमन करेंगे। ठीक है, और अगर पृथ्वी और जल है तो नीचे की तरफ गमन करेंगे। अब देखो, जो रस जो बताए हुए हैं हमने, वो कौन सा रस क्या कर्म करता है, ठीक है, उसके आधार पर इनको डिवाइडेशन किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बता दूंगा, कौन कौन से निशान लगानी है, आपको सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मधुर रस है, तो मधुर रस क्या होता है? धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि शरीर सातम्यम रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा सुख, सभी धातु लिखी हुई हैं, बस लास्ट में निशान लगाइए अभिवर्धनम। तो ये धातुओं का अभिवर्धन करता है मधुर रस। ठीक है, मधुर रस है, धातुओं को बढ़ाएगा बढ़ाएगा। ठीक है, और धातुओं को बढ़ाएगा तो आयु को बढ़ाने वाला होगा, इसलिए आयुष्य बोला हुआ है। ठीक है, षड इंद्रिय प्रसादनम, सभी इंद्रियों को प्रसादन देने वाला होता है। और वल वर्ण कर, ठीक है, बल और वर्ण को बढ़ाने वाला। मधुर रस है तो पित्त का समन करेगा। ठीक है, पित्त का समन करेगा। और शीत है तो आपको धाका पर समन करेगा, तो कोई खास बात नहीं है। देखो, पित्त लिखा हुआ है, पित्त विषम मारुतम तृष्णा, तृष्णा को शांत करेगा शीत है तो। और धा पर समन करेगा, तो इसको निशान लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस इस पर निशान लगा लो। केस से होता है, मधुर रस केस से होता है, इसलिए मुलेठी को भी केस से बताया हुआ है, क्योंकि मुलेठी ही मधुर रस युक्त होती है। ठीक है, मुलेठी को कंठ भी बताया हुआ है। ठीक है, मधुर रस वाली चीज़ें केस के लिए, कंठ के लिए अच्छी होती है। ठीक है,
अब देखो क्षतिचीर्ण जो होता है उसमें आदमी का जो लिन थिन हो जाता है, वो हमेशा पतला हो जाता है। तो क्षतिचीर्ण को पूर्ति के लिए अपन उसको क्या देते हैं, मधुर औषधि देते हैं। ठीक है, तो संधान करने वाला होता है क्षतिचीर्ण को कवर करने वाला होता है। तो क्षतिचीर्ण रोगी को और संधान कराने के लिए अपन मधुर रस का प्रयोग कराते हैं। ठीक, क्योंकि मधुर रस तर्पण कराता है, वृंदन कराता है और प्रीणन कराता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया। बस इंपॉर्टेंट है इस पूरे श्लोक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, षडपद पीपलिका इष्टतम, ये निशान लगा लो, षडपद पीपलिका नाम इष्टतम। ठीक है, ये जो षटपथ पीपलिका या चींटी वगैरह जो होती है उनके लिए ये प्रिय होता है, इष्टतम होता है उसका। ठीक है, ये निशान लगाने वाली बात है। अब आगे देखो, इनका कुछ गुण दे रखे हैं ये गुण। इन गुण को याद करने की इतनी खास आवश्यकता वैसे तो नहीं होती, पर आपको उसी से निकाल लोगे। जो याद करने वाली चीज़ बता दूंगा मैं आपको, इसमें से कौन से किसके गुण याद करने। तो देखो, इसमें जो महाभूत होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका जल और एक होता है पृथ्वी। तो जल है तो शीत तो होगा, इसलिए शीत आ गया। और पृथ्वी है तो गुरु होएगा। ठीक है, तो गुरु और शीत, और जल है तो स्निग्ध भी होगा। तो स्निग्ध, शीत और गुरु, इसके जो महाभूत हैं वो ही इसके गुण को रिप्रेजेंटेड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको खास याद करने की जरूरत नहीं है, आएगा नहीं वैसे, और आ भी जाएगा तो आप निकाल लो। ठीक है, आगे वाला देखो, मधुर रस के सेवन से दोष। जो मधुर रस का सेवन होता है वो उसके लाभ थे। ठीक है, क्या क्या कर्म करता है वो, अगर इसका अधिक सेवन कर लिया तो इससे क्या दिक्कत होगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई मधुर रस करता है तो क्या हो जाएगा, स्थूलता आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्थूलता। और स्थूलता जिसको आ जाती है तो उसको क्या होता है, मेद ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेद ज़्यादा बढ़ता है तो उसको क्या होता है, दुर्बलता भी आ जाती है, तो दौर्बल्यम। इस पर निशान लगाइए, मधुर रस के अधिक सेवन से स्थूलता आती है और दुर्बलता आती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सेवन एक साथ कर लोगे मधुर रस का तो आपको वॉमिटिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है, बमतू। ठीक है, और ऐसे रोग होंगे जो कि मांसल प्रदेश के होंगे परंतु जिनमें पाक नहीं होगा। जैसे देखो, गलगंड है, गंडमाला है, स्लीपद है, ठीक है, गलसोप है, गले उपलोप है। तो इनको छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं, बस एक अभिसंध पर निशान लगा लीजिए। और मधुर रस है तो कफ के विकार होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो मैंने टिक लगाई हैं उनको विशेष करके ध्यान देना है आपको। अब देखो अमल रस के गुण, अभी जो हमने पढ़े थे वो मधुर के पढ़े थे। अम्ल रस है, तो अम्ल रस तो क्या करता है, अम्ल रस खाने से अपन को क्या होता है, मुख अपना अच्छा हो जाता है, यानी कि अपने को रुचि बढ़ जाती है किसी चीज़ को खाने में। इसलिए लिखा है कि भक्तम रोचयति, रोचन पैदा करता है। ठीक है, और अग्नि दीपयति, अग्नि का दीपन करता है। ठीक है, देह का भ्रमण करता है। ठीक है, इंद्रियाणाम ढृणी करोति, इंद्रिया को ढृण करता है। इसमें निशान लगाइए। बात अनुलोमयति, बात का अनुलोमन करता है। अगर बात का अनुलोमन कराना है आपको तो अमल द्रव्य वाले पदार्थ, आहार द्रव्य चाहे औसत द्रव्य कोई भी दे दीजिए आप। ठीक है, बात का अनुलोमन कराने के लिए। ठीक है, हृदय तर्पयति, मैं बताया था आपको जब हृदय महाकसाय पढ़ा रहे थे उसमें सभी जो रस थे वो अम्ल प्रधान थे, अमल रस प्रधान थे, इसलिए हृदय का तर्पण करता है। ठीक है, और अमल रस को खाने से क्या होता है, आपके मुंह में श्राव सलाइवा आ जाता है पूरा, तो आस्य श्राव्यति। ठीक है, कोई खास नहीं। अब आप निशान लगाइए इसमें, भुक्तम अपकर्षयति और क्लेदयति। ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं। अब देखो नीचे देखो, इसमें लघु उष्ण और स्निग्धम। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो आपके पास जो महाभूत हैं अमल रस में, अमल रस में जो महाभूत है पृथ्वी और क्या है, अग्नि है। ठीक है, अग्नि से तो उष्णता आ जाएगा, अग्नि से उष्ण हो जाएगा। पृथ्वी से गुरु होना चाहिए परंतु ये लघु है, तो इससे इंपॉर्टेंट है, इसमें निशान लगाइए। ये लघु होता है, जबकि पृथ्वी महाभूत होते हुए तो इसमें गुण गुरु गुरु होना चाहिए था। ठीक है, और स्निग्ध है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको महाभूत के आपको गुणों को याद रखना है। अमल जो है लघु है, उष्ण है और स्निग्ध है। ठीक है, स्निग्ध एक बार चलेगा, पृथ्वी स्निग्ध होती है, परंतु लघु नहीं हो सकता है इसको। ठीक है, लघु अग्नि की वजह से इन्होंने दे दिया है, तो मिला जुला रूप है, अब इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए इसको याद ही कर लेना, लघु उष्ण और स्निग्ध।
आगे देखो, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर इसका प्रयोग कर लिया जाए अमल रस का तो क्या करेगा ये। ठीक है, तो अमल रस पित्त को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, तो पित्त को बढ़ाने वाला होगा, तो देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या देखे, सम्मिलित्या क्षिणी, आँखों को बंद कर देगा एकदम, ज़्यादा से खाओगे तो आँखें बंद हो जाती है ना खट्टापन से, तो ये सम्मिलित्या अक्षिणी। ठीक है, कफम विलापयति, कफ का विलयन कर देता है। ठीक है, पित्तम वर्धयति, इंपॉर्टेंट है, पित्त का वृद्धि कर देता है क्योंकि अग्नि है इसमें। और रक्तम दूषयति, रक्त का दूषित कर देता है, मांस का विधा कर देता है। ठीक है, काय शिथिलीकरण होती, काय का शिथिलता कर देता है। अगर कोई व्यक्ति छत छीण से युक्त है, क्रस है, दुर्बल है, तो उसमें शोथ उत्पन्न कर देता है। ये हम पहले ही पढ़ सकते हैं, दधी के संदर्भ में पढ़े थे। ठीक है, दधी जो होती है वो शोथ पैदा करती है। ठीक है, और ये पढ़े थे छत छीण जो होता है, छत छीण व्यक्ति अगर अमल द्रव्य ग्रहण करता है तो शोथ हो जाता है, इसलिए जिसको अगर स्वेलिंग हो रखी हो उसके लिए हमेशा हम खट्टा खाने के लिए इसलिए मना करते हैं। लास्ट में देखो, परिदहती कंठो और हृदय चे, इसमें धा उत्पन्न करेगा स्वभाव से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक तो रक्त का दूषित कर देता है, मांस को विधा युक्त कर देता है, काय शिथिलीकरण उठती और पित्तम वर्धयति। ठीक है, तो देखो जो कोई चीज़ दूषित होती है वो आगे जाके उसका पहले वर्धन भी होता है। ठीक है, तो आगे यहाँ रक्त पहले दूषित हुआ है, तो अब रक्त क्या आगे वाले रस में क्या हो जाएगा, रक्त का रक्तम वर्धयति आएगा आगे। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे आएगा। अब देखो ये लवण रस, लवण रस में, तो लवण रस क्या करता है, ये आपस में घोल के उस चीज़ को, दोषों को बाहर निकालने वाला होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है इसने स्तंभ बंधम संघात विद्मन। ठीक है, अगर कोई दोष आपस में मिले हुए हैं वहाँ पर तो संघात का विद्मन कर देता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसका है सर्वरस प्रत्यानिक भूतम। ठीक है, सर्वरस प्रत्यानिक भूतम, इसका मतलब देखिए, मतलब क्या है सर्वरस प्रत्यानिक भूतम का, कि सभी रसों के विपरीत और उनका नाशक होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वरस प्रत्यानिक भूतम पूछा जाता है। अब देखो कफ है तो कफ को कब विलीन कर देगा, तो कफम विस्यंद्यति, विस्यंदन कर देता है। जब कफ वहाँ पे हट जाएगा वहाँ से स्रोत से, तो मार्ग क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा मार्ग का, तो मार्ग विशोधयति। ठीक है, और सर्व शरीर अभियान मृदु करोति, सभी सर्व को मृदु कर होता है, मृदु करता है। क्यों, क्योंकि ये सूक्ष्म गुण होता है, इसलिए इसको स्वेदन और स्नेहन में हम प्रयोग करते हैं। स्नेहन कराते हैं तो इसमें थोड़ा सा लवण मिला देते हैं ताकि सूक्ष्म गुण की वजह से वो वहाँ पे शरीर में मृदुता आ जाए। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना जो मैंने बताया। एक ये है अपश्रंस्यस करो। अब देखो इसके गुण, गुण में ये इसमें, इसमें महाभूत कौन सा होता है, एक तो जल होता है और एक अग्नि होता है। अग्नि है तो उष्ण हो गया, जल है तो गुरु हो जाएगा और स्निग्ध हो जाएगा। परंतु गुरु के आगे देखा है ना अत्यर्थ गुरु, ज़्यादा गुरु भी नहीं है, क्योंकि अग्नि का संपर्क है तो लघु भी हो सकता है, इसलिए इसको भी आपको लास्ट ये, इसको भी याद रखना, ना अत्यर्थ गुरु है, इसमें गुरु नहीं है। ठीक है, जैसे आपने अमल वाले में पढ़ा था वो लघु था अमल, और ये नात्यर्थ गुरु है, मतलब गुरु तो है ज़्यादा गुरु नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा रस का, इसका लवण रस का ज़्यादा सेवन कर लिया तो क्या होगा, देखो आगे लिखा हुआ है, हमने वहाँ पढ़ा था कि अमल रस के ज़्यादा सेवन करने से रक्त दूषित होता है। अगर रक्त दूषित हो गया और आप लवण रस का सेवन और कर रहे हैं तो रक्त क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आगे वाली स्टेज आ जाएगी रक्तम वर्धयति। ठीक है, तो किसी स्टेज की आपको पहले दूषित होता है, फिर वर्धन होता है, फिर उसका कोप होता है, फिर कोप होता है। ठीक है, और प्रकोप होने के बाद उसमें उसका जो कर्म है, धा करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का नाश करना, तो ये चीज़ होंगी। तो चारों स्टेज आपस में प्रोग्रेसिव फेज में है। तो सबसे पहले हमने देखा अमल वाले में देखा था कि रक्त को दूषित कर रहा था, और लवण रस रक्त को वर्धन कर रहा है। ठीक है, वहाँ हमने देखा कि पित्त वर्धित हो रहा था और यहाँ पित्त प्रकोप होगा। इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना, पित्त
वर्धयति आया था आपका अमल रस में, ठीक है। और पित्त वर्धन के बाद हमने बताया था कि पित्त के वर्धन की स्टेज के बाद आपकी जो स्टेज है वो क्या है, कोपयति, प्रकोप की है, तो पित्त प्रकोप हो गया, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा था कि मांस का क्या हो रहा था, विधा हो रहा था। तो मांस का विधा होने के बाद क्या हुआ, वो आगे वाली चीज़ को नाश करना स्टार्ट करेगा। तो देखो कुष्णांति मासानी, मांस का जो विधा हो गया था वो कुष्ठता पैदा करेगा उसमें, ठीक है। तो ये आपस में मिली हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। सेम सेम सी लगती हैं परंतु बाद में दिक्कत करती हैं। तो लवण रस को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लवण रस से क्या होता है, इम्पोटेंसी आती है, पुंसत्वहीनता आती है, जो हमने 25वें चैप्टर में ही पढ़ा था लवण के लिए। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है पुंसत्व उपहंति, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि लवण रस से खालित्य पालित्य भी आता है, इसलिए यहाँ लास्ट में लिखा है बलि पलितम खालित्यम आपादयति। ये आगे भी पढ़ोगे, जब आप विमान स्थान पढ़ोगे तब भी बताएंगे, ठीक है। ये अधिक सेवन करने से होता है। और देखो आगे दार्यथी, अगर मान लो किसी व्रण पे या फिर आपने कोई फोड़े पे अगर लवण डाल दिया तो लवण की वजह से वो क्या फट जाता है, इसलिए दार्यथी, ये हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही बताया था, ठीक है। और विष का वर्धन करेगा, विषम वर्धयति, लवण रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए विष वाले पेशेंट को, विषम वर्धयति, विष को वर्धन कर दे, ठीक है। अब देखो कटुरस, कटुरस के गुणकर्म। कटुरस किसको बोलते हैं वैसे जनरली, कटु का एग्जाम्पल देखेंगे तो आप मिर्ची वाला जो है एग्जाम्पल, वो कटु का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मिर्ची अगर किसी ने खा ली तो उसका पूरा मुख क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। तो कटु रसो वक्रम शोधयति, एग्जाम्पल याद रखना। तो उष्ण तीक्ष्ण होते हैं ये द्रव्य, तो इसलिए अग्नि का दीपन करते हैं, अग्नि दीप्यति, भुक्तम शोष्यति, ठीक है। अगर किसी ने मिर्ची खा ली तो उसके आँखों से, इंद्रियों से सबसे श्राव होगा, तो देखो घ्राणम आश्राव्यति, और चक्षु विरेचयति, आँखों से आंसू आ जाएंगे तो चक्षु विरेचयति, और स्फुटी करोति इंद्रियाणी, पूरी इंद्रियों से कोई ना कोई श्राव आता रहेगा, ठीक है। तो बस आपको मिर्ची को ध्यान में रखते हुए इसके गुणों को देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो कंडू विनाशयति, ये एग्जाम्पल में निशान लगाए ना, कंडू का विनाश करना है तो आपको ऐसे द्रव्य यूज करने चाहिए लोकल एप्लीकेशन के लिए जो कटु युक्त होते हैं। इसका मतलब मिर्ची का यूज नहीं करना, मिर्ची जैसे कम पोटेंसी वाले द्रव्य यूज करना, ठीक है। व्रणानाम अपसेयति थी, कृमि हिनस्ती, इस पर निशान लगे, कृमि हिनस्ती, मांसम बिलखती, तो हमने अभी अभी पढ़ा था ना मांसम कुष्ठयति, यहाँ पे बिलखे मतलब वो नष्ट होना स्टार्ट हो गया उसका। एक सबसे इंपॉर्टेंट निशान सोणित संघात भिन्नति, सोणित संघात भिन्नति, अगर कहीं रक्त जमा हुआ है तो उसको भेदन करने वाला जो होगा वो कटुरस हो, ठीक है। सोणित से मतलब अगर ये कट सोणित का जो संघात हो रखा है उसको अगर भेदन कर रहा है, इसका मतलब क्या, मार्ग का क्या कर रहा है, मार्ग का बढ़ा रहा है, तो मार्गान विवृणयति, ठीक है। और श्लेष्म संयति, जो निशान लगाए उन चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान देना, ठीक है। अगर कटुरस का अधिक सेवन कर लिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो पुंसत्व उपहंति, विपाक प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। पुंसत्व उपहंति हमने अभी लवण में भी पढ़ा था, परंतु विपाक के प्रभाव से पुंसत्व का उपहत्य कौन करता है, कटुरस करता है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ठीक है। गिलप्यति साध्यति, ये सब कॉमन है। बलम क्षीणति, बल का क्षीण करने वाला होता है, ठीक। एक देखो कटुरस में लास्ट में ये गुण देख लीजिए, कटुरस में अग्नि और वायु प्रदान होते हैं, तो अग्नि देख लो चाहे वायु देख लो, दोनों लघु होती हैं तो लघु हो सकती हैं, है ना। अग्नि है तो उष्ण है, ठीक है। वायु है तो रुक्ष है, तो कोई खास बात नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी तक दो ही याद करने के लिए बोला है मैंने, अमल और दूसरा लवण, ठीक है। अब देखो तिक्तरस, तिक्तरस आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तिक्तरस का तो नीम सबसे अच्छा तिक्तरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नीम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, नीम अपने घरों में हम नाज के बीच में रखने का यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो
वो कीड़े मारने की एक तरीका से दवा है। ठीक है, तो देखो क्रिमिग्नम, ये इंपॉर्टेंट है। विसग्नम, तो स्वयं अरुचिकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वयं अरुचिकरम परंतु रुचक न हो। ठीक है, ये खुद अरुचिकर है, तिक्त द्रव्य लेने में बहुत दिक्कत होती है। कड़वे द्रव्य कौन लेता है, परंतु ये अगर इसको रस को आपने ले लिया और उसके ऊपर से आपने कोई दूसरा द्रव्य खाया तो आपको बहुत रुचिकर लगेगा। ठीक है, इसलिए तिक्त स्वयं अरुचिकर है परंतु रोचकता उत्पन्न करता है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो तिक्त द्रव्य के और एग्जाम्पल आप देखोगे तो गुडुचि है, और गुडुचि सबसे अच्छी ड्रग बताई है कि ज्वर के लिए। ठीक है, गुड़चु आदि क्वाथी बताया हुआ ज्वर में, तो देखो ज्वरग्नम। ठीक है, और ज्वर किसकी वजह से होता है, आम की वजह से होता है। तो ज्वर में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली दीपन पाचन काम करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, अग्निमंद हुई है उसमें, तो इसका मतलब क्या है, ज्वर को ठीक कर रहा है तो दीपन पाचन भी करता हो। ठीक है, तो दीपन पाचन। ठीक है, आगे देखो स्तन्य शोधन, स्तन्य शोधन की जो ड्रग देखोगे वो भी आपको तिक्त द्रव्य वाली मिलेगी, और लेखन द्रव्य जो होंगे वो भी तिक्त द्रव्य वाले होंगे। तो स्तन्य शोधन में भी, लेखन में भी, क्लेद, मेद, मज्जा, वसा, लसिका, पू है, तो जो जलीय पदार्थ होंगे उनका शोषण करने वाला भी तिक्त द्रव्य होगा। तो जलीय पदार्थ जो हैं उनका शोषण करता है सभी का। गुण, गुण में आपको सबसे पहले महाभूत वही तिक्त है, तो आकाश है और वायु है, तो दोनों लघु हैं तो लघु आ गया। ठीक है, वायु शीत है तो शीत आ गया, वायु में रुक्षता होती है तो रुक्षता, तो इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक आपको वही दो याद करना। तिक्त रस के अधिक सेवन से दोष क्या होंगे, तो तिक्त रस के अधिक सेवन से दोष देखो क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है, ये आपको शरीर में रुक्षता बढ़ा रहा है, शरीर में आपके, ठीक है, लघुता बढ़ा रहा है, शीतता बढ़ा रहा है। ठीक है, देखो रुक्षता बढ़ाएगा तो खरता बढ़ जाएगी अपने आप स्रोतस में। ठीक है, बल बल कम हो जाएगा। ठीक है, तो बलम अदत्ते, और शोषण कर रहा है इसलिए धातुओं का शोषण हो जाएगा। ठीक है, और बात विकार जनियति, बात विकारों को बढ़ाने वाला, इसलिए बात विकार में तिक्त द्रव्य नहीं देते, ये ध्यान रखना है। लास्ट में रहेगा आपका कसाय रस। ठीक है, कसाय रस में इंपॉर्टेंट है, कसाय रस में महाभूत कौन से होते हैं आपका, एक तो वायु होती है और एक पृथ्वी होती है। ठीक है, तो वायु है तो रुक्ष और शीत आ गए, परंतु पृथ्वी की वजह से लघुता नहीं आएगी, अलघु लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अलघु है। ठीक है, अलघु मतलब गुरु है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, देखो संधान कर इंपॉर्टेंट है, संधान कर हमेशा दो जगह आएगा आपको, या तो मधुर रस के साथ आएगा या फिर कसाय रस के साथ आएगा। ठीक है, संधान कर हमने इसलिए मधुर रस में भी पढ़ा और कसाय रस में भी पढ़ रहे हैं। तो कसाय रस क्या ग्राही होता है इसलिए संग्राही। ठीक है, तो रोपण करता है, ग्राही होने की वजह से रोपण करता है, शोषण करता है, स्तमन छोड़ दो इसको, पित्त प्रशमन करता है, क्लेद को खत्म करता है, शरीर क्लेद को खत्म। ठीक है, अधिक सेवन से हानि क्या होगी, इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपके, एक तो निशान लगाइए आपको, उदरम आपादयति। ठीक है, हृदय पीड़यति, हृदय के लिए अच्छा था अमल रस, हृदय के पीड़न कौन कर रहा है, कसाय रस। वाचम निग्रहति, ज़्यादा मात्रा में कसाय रस का प्रयोग कर लोगे तो बोलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, श्यावत्म आपादयति, श्याव वर्ण को बढ़ा दिया, पुंसत्व उपहंति, ये हमने लवण में भी पढ़ा था, तिक्त में भी पढ़ा था और कसाय में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात मूत्र पूर इसका रोकने वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रख के आपको इसका प्रयोग करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, पक्षवत ग्रह अपतानक अर्दित प्रभृति से बात विकार उपजनियति। तो बात विकार उपजनियति हमने इससे पहले वाले में भी पढ़ा है, परंतु उसके साथ हमने रोगों के नाम नहीं पढ़े। ठीक है, तो अगर रोगों के नाम आए तो आपको कसाय रस लगाना है, ये दोनों का मतलब वही है, परंतु अपने जो संहिता के अनुसार है उसका आंसर हमेशा, अगर ये रोग के नाम लेके आ गए तो कसाय रस।